हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय आय की गणना या विधियों का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय आय की जो उत्पाद विधि है वो क्या है और उसमें राष्ट्रीय आय कैसे गणना की जाती है। इसी के साथ समझेंगे कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट समस्या खड़ी होती है जो होती है दोहरी गणना की समस्या, वो क्या होती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे उत्पाद विधि को, और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी कभी हम राष्ट्रीय आय निकालने के लिए उत्पाद विधि या फिर मूल्य वृद्धि विधि का यूज करेंगे तो किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, बोले तो इसकी सावधानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में उत्पाद विधि को डिस्कस करने वाले हैं, तो जरा फोकस करिएगा। उत्पाद विधि क्या होती है? उत्पाद विधि को आपको मैं बता दूं दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में तो इसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, यहां पर इसको मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी जाना जाएगा। मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी जाना जाएगा। क्या होती है समझाऊंगा अभी। सबसे पहले एक मीनिंग जान लेते हैं कि उत्पाद विधि होती क्या है। देखिए, देश के अंदर कई सारी चीजें बन रही हैं, उत्पाद बन रहा है, ये मार्कर बन रहा है, आपकी कॉपी बन रही है, पेन बन रहा है, लैपटॉप बन रहे हैं, पीसी बन रहे हैं, फैन बन रहा है। तो इतनी सारी जो चीजें बन रही हैं, अगर उनकी बाजार कीमत निकाल लिया जाए, बोले तो उन्हें कीमत से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो आज की डेट में हमने जितना भी सामान बनाया है उसे हम बोलेंगे हमारे देश की राष्ट्रीय आय, क्योंकि अगर सामान बनाए तो बिकेगा भी। तो यहां पर राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पाद विधि से यह होता है कि देश में एक साल के अंदर, एक वित्त वर्ष के अंदर कितना उत्पाद बना, कितना उत्पाद बना, अगर उसके थ्रू आप निकालेंगे तो उसे बोलेंगे हम राष्ट्रीय आय। किसके द्वारा? उत्पाद विधि के द्वारा। लेकिन उत्पाद विधि के द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज, आप यहां पर एक समस्या उत्पन्न होगी, वो है कौन सी? दोहरी गणना की समस्या। पहले मैं ये समस्या समझा दूं और उसके समाधान समझा दूं, उसके बाद मैं इसके आपको फॉर्मूले समझाऊंगा। समझिए जरा ध्यान से क्या होती है। नॉर्मली मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति गेहूं बेच रहा है, ठीक है, और वो गेहूं को कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है? 10 रुपए केजी के हिसाब से बेच रहा है। मान लेते हैं ये ए व्यक्ति बेच रहा था, ए ने बी को बेचा। बी का क्या है? उसकी चक्की है, उसका मिल है, मान लीजिए वो क्या करता है, गेहूं से आटा बनाता है और वो उसको आटा बनाकर मार्केट में बेच रहा है। और बी ने जब आटा बनाकर मार्केट में बेचा तो उसने उसे बेचा 20 रुपए केजी के हिसाब से। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मार्केट में रेट कुछ भी हो, मेरा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। उसके बाद फिर बंदा आता है सी क्या करता है? सी का काम है बिस्किट बनाने का। सिंपल हिंदी में हमारी बिस्कुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिस्कुट, बिस्किट नहीं, ठीक है। तो बिस्किट वाला जो है वो उसको बेच रहा है 50 रुपए के हिसाब से उसी सामान को। अब आप देखिए, सबसे पहले गेहूं था, गेहूं से आटा बना, आटे से बिस्किट बना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके हिसाब से देश में राष्ट्रीय आय कितनी बनी, इसके हिसाब से देश में राष्ट्रीय आय कितनी बनी, तो आप बोलेंगे जी 10 रुपए का ये सामान बना है, 20 रुपए का ये सामान बना है, 50 रुपए का ये सामान बना है, तो टोटल सामान बन गया जी 80 रुपए का। तो ये हमारे देश की क्या निकल के आ गई? राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं तो ये राष्ट्रीय आय निकली है वो गलत निकली है। गलत क्यों निकली है? क्योंकि यहां पर एक ही वस्तु को 2 बार काउंट कर लिया गया है, उसकी कीमत को 2 बार जोड़ लिया है। इसको कैसे समझो जरा, यहां पर ध्यान दो कि गेहूं का जब प्राइस इसने खरीदा था, मतलब गेहूं खरीदा था, तो इसे कितने का पड़ा? वो 10 रुपए का, और इसने कितने रुपए ऐड करे अपने? 10, और मार्केट में कितने का बेच दिया? 10 रुपए के और ऐड करके बेच दिया। आप ध्यान दीजिए, वो 20 रुपए का बेच रहा है, लेकिन उसने कितने रुपए बढ़ाए हैं? 10 रुपए केवल। ये वाले 10 रुपए तो देखो दोबारा काउंट हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब बिस्किट वाला ने सामान जो है वो 20 रुपए का खरीदा और मार्केट में 50 का बेच रहा है, तो इसने 20 की तो उसकी खरीद पड़ी, किसने कितने रेट बढ़ाए? 30, ठीक है। लेकिन हम इसका अगर प्राइस कितना ले रहे हैं? 50 ले रहे हैं, तो ये वाला प्राइस तो दोबारा काउंट हो गया जो यहां पे काउंट हुआ है। तो एक ही वस्तु का एक से ज्यादा बार प्राइस काउंट नहीं हो रहा है। इसको ऐसे भी समझ लो या फिर ऐसे समझ लो कि मान लो मेरी इनकम है 50,000, मेरे को काम का बर्डन ज्यादा हो रहा था तो मैंने आपको अपने अंडर जॉब पे रख लिया एग्जांपल, और मैंने कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। अब मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे रहा हूं और मैं 50,000 कमा रहा हूं उसी में से, तो 50,000 और 10,000 मिला के हम दोनों की इनकम कितनी हो गई? 60,000। देखने वालों को ऐसे लगेगा इन दोनों की मिला के 60,000 है, लेकिन बेटा मैं जो तुम्हें 10,000 दे रहा हूं वो अपनी सैलरी से तो दे रहा हूं 50,000 से। तो वो क्या रहा है, अगर कोई 60,000 बोल रहा है तो एक ही इनकम को 2 बार काउंट किया जा रहा है, मतलब
मतलब पहले वो 50,000 मेरे भी पूरे पूरे काउंट हो गए, फिर उसी में से मैंने 10,000 तुम्हें दिए, वो भी काउंट हो गए। तो उसी तरह से यहां पर हो रहा है कि ये 10 यहां भी काउंट हो रहा है और यहां भी काउंट हो जा रहा है। तो एक से ज्यादा बार वस्तु या उत्पाद की गणना कर लेना, उसकी कीमत की गणना कर लेना, क्या कहलाता है? दोहरी गणना की समस्या कहलाता है। और इस दोहरी गणना करने से निकल के क्या आएगा? इस दोहरी गणना से देखने को यह आएगा कि जो हमारी राष्ट्रीय आय वो पहले की तुलना में क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी, या कह लो बहुत ज्यादा निकल के आएगी। ठीक है, अब इसी के साथ अगर आपसे कोई पूछे कि दोहरी गणना से बचने के उपाय क्या है, दोहरी गणना समझ आ गया ना? अब इसी को एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं एग्जाम में, अदरवाइज बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा दोहरी गणना क्या होता है, एक ही वस्तु का एक से ज्यादा बार कीमत ले जाना। अब इससे बचने के उपाय क्या है? दोहरी गणना से बचने की समस्या जो है उससे उसका समाधान क्या है? तो बेटा मैं बताना चाहता हूं इसके जो समाधान है बेसिकली वो दो समाधान है मेन। पहली चीज समाधान क्या है? ये समाधान है अंतिम वस्तु की कीमत, अंतिम वस्तु की कीमत। या तो आप जब देश की राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं तो केवल और केवल क्या करें? राष्ट्रीय आय लीजिए, किसकी? अंतिम वस्तु की कीमत को राष्ट्रीय आय में जोड़िए। एक सॉल्यूशन नंबर 1। तो आपकी हिसाब से राष्ट्रीय आय कितनी हो गई? 50 रुपए हो गई, अगर आपने किसके लिए? अंतिम वस्तु के लिए। तो अगर मैं उसके एग्जाम्पल के हिसाब से चलूं अंतिम वाले के, तो अंतिम वस्तु के हिसाब से अंतिम वस्तु बिस्किट है और उसकी कीमत जो है वो 50 रुपए है, ये राष्ट्रीय हो गई। दूसरा समाधान, समाधान नंबर 2, या तो आप क्या लीजिए? मूल्य वृद्धि लीजिए, ओनली मूल्य वृद्धि लीजिए कि उन्होंने कितने का रेट बढ़ाया। जब भी कोई व्यक्ति दोबारा बेचने के लिए उत्पाद लेता है तो उसका रेट बढ़ाता है ना, तो यहां पर ये भी रेट बढ़ा रहा है मूल्य उत्पाद विधि में। तो यहां पर मूल्य वृद्धि देखते हैं, इसने 10 रुपए का बेचा था, इसने से 10 का खरीदा और 20 में बेचा, तो इसने कितना बढ़ाया? आटे वाले ने, बी ने 10 रुपए का गेहूं खरीदा और उसको 20 में बेच दिया, तो कितना रेट बढ़ाया? 10 रुपए। ठीक है, इसने बिस्किट वाले ने इससे 20 रुपए का खरीदा और 30 में बढ़ाकर उसे 50 रुपए में बेच दिया। तो अगर आपसे ये पूछता है कि कितना हुआ अब, है ना, तो यहां पर कितने रुपए बढ़े हैं? 30 रुपए बढ़े हैं। तो ये हमारी आ गई मूल्य वृद्धि तीनों स्टेज की। इसका भी टोटल कितना निकल के आ रहा है? 50 रुपए। आप नोटिस करिए दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है, लेकिन ये कौन सा मेथड है जिसमें हम अंतिम वस्तु की कीमत को ले रहे हैं, और ये वाला मेथड कौन सा है जिसमें हम किसमें? मूल्य वृद्धि को ले रहे हैं। तो याद रखना, राष्ट्रीय आय निकालते वक्त वो भी कौन सी विधि से? उत्पाद विधि से दोहरी गणना की समस्या सामने आ सकती है। और दोहरी गणना की समस्या का समाधान अगर आपसे पूछे तो बता देना, दो उपाय हैं, या तो अंतिम वस्तु की कीमत को ले लो या फिर मूल्य वृद्धि को ले लो। बुक में ऑलरेडी डिटेल में लिखा हुआ है, नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको करना है। ये रहे नोट्स, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी होगी www.iimtopper, वहां पर जाकर इसका सॉल्यूशन पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी अभी बात करते हैं, चलो सर ये समझ आ गया उत्पाद विधि क्या होती है, चलो सर ये समझ आ गया दोहरी गणना क्या समस्या होती है। अभी ये समझना है कि इसके जब राष्ट्रीय आय निकालेंगे इससे, तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं एक बार, उसको भी समझ लेते हैं। मेरा मानना है ये अब आपको समझ आ गया हो, तो इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद एक संख्यात्मक उदाहरण के सहायता से आपको इसको करके दिखाऊंगा। उसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि के कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। ये फॉर्मूले सबसे पहले आपको आने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए आपकी। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वेल एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कुछ इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए, लेकिन आज एक संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए हमें फाइंड करनी पड़ेगी बिक्री। बिक्री का मतलब होता है कितना उत्पाद आपने बेचा। तो नॉर्मली अगर मैं बोलूं ये मार्कर मैंने जो परचेज किया है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये 20 रुपए का है, ये 20 रुपए का है। तो अगर मैं इसको 5 खरीद के लाऊंगा तो कितने हो जाएंगे? अगर मैं 5 खरीद के लाऊंगा तो कितने हो जाएंगे? जी 100 रुपए से ही बता रहे। तो मैंने यहां पर क्या करा, यहां पर मैंने करा कीमत इंटू मात्रा, कीमत इंटू मात्रा। ठीक है, अब उसके बाद जब बिक्री निकल के आ गई तो अब उसके बाद आप निकालेंगे स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन ये भी एक निकालना पड़ेगा। देखो होता क्या है, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके साल के शुरुआत में आपके पास स्टॉक अलग हो सकता है और साल के एंड में स्टॉक आपके पास क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। तो
यहां पर साल के अंत में और साल के शुरू में जितना भी स्टॉक था उसका अंतर जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक में परिवर्तन। इसको जो डिनोट किया जाएगा वो डेल्टा एस से डिनोट किया जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक इसका फॉर्मूला कहलाएगा। इसके बाद जब आपको ये दो चीज निकल के आ गई तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा देश के अंदर एक साल में कितना उत्पाद बना है। तो हम निकालेंगे इसके बाद उत्पाद का मूल्य में ध्यान रखना, नंबर 1 जो निकाला है और नंबर जो 2 निकाला है वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां पर बिक्री प्लस हो जाएगी किसके साथ, स्टॉक में परिवर्तन के साथ, स्टॉक में परिवर्तन के साथ ऐड हो जाएगी, परिवर्तन के साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, हमारे पास बिक्री निकल गई, हमारे पास स्टॉक में परिवर्तन आ गया, हमारे पास उत्पाद का मूल्य आ गया कि देश में कितना बना। ध्यान रखना ये उत्पाद के मूल्य के अंदर ना क्या शामिल है, इसके अंदर जैसे वो नहीं था बिस्किट, तो ये बिस्किट के प्राइस निकल के आगे नॉर्मली कि कितना बना है, लेकिन इसके अंदर अभी क्या है, मध्यवर्ती उपभोग भी बाकी है। मतलब देश में जो सामान बना था उसे मिड वाली चीजों को तो हटाना है ना, मैंने मूल्य अभी हम जो निकाल रहे हैं वो इस मेथड को मूल्य वृद्धि से निकाल रहे हैं। तो अगर मुझे आपको मूल्य वृद्धि निकालनी है, मूल्य वृद्धि देश के अंदर कितना माल बना, ध्यान रखना मूल्य वृद्धि को डिनोट किया जाता है GVA@MP से। याद रखना, अगर आपसे बोलूं कभी मूल्य वृद्धि निकालो तो मूल्य वृद्धि का मतलब है कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, GVA/MP निकालने को बोल रहा हूं, इतना आपको पता होना चाहिए। मूल्य वृद्धि निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, या फिर आप इसको मध्यवर्ती उपभोग ना करके मध्यवर्ती लागत ही बोल सकते हैं, बात एक ही कहलाएगी। ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत, ये हो गया टोटल हमारा फॉर्मूला। अब यहां पर टोटल फॉर्मूले के बाद आपको मैंने कन्वर्जन भी पहले बता चुका हूं। मान लीजिए हमारे पास क्या आ चुका है, GVMP आ चुका है और हमें निकालना क्या है, NVA/FC निकालना है, मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन है GVMP वो यहां पे रखेंगे। ग्रॉस को क्या बनाना है, नेट बनाना है। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए मैंने पिछले चैप्टर में आपको कन्वर्जन सिखाया था, बताया था क्या करते हैं, शकल को अगर शुद्ध बनाना है तो शकल को शुद्ध बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर मूल्य राशि को माइनस करेंगे, मूल्य राशि जिसे हम डैप भी बोलते हैं। ठीक है, और VA का VA रहेगा, MP को क्या बनाना है, FC बनाना है। MP को FC बनाने के लिए माइनस NIT जिसे बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये भी बोलते हैं। तो ये हमारा लगभग मोटा मोटा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए। अब इसको एक संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से ये निकाला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं कीमत 10, मात्रा 100 यूनिट, ठीक है, और अंतिम स्टॉक कितना है, 50, अंतिम स्टॉक हो गया कितना, 50 ले लो। प्रारंभिक स्टॉक ये हो गया 30, ठीक है, 1 2 3 4, और मध्यवर्ती लागत ये कितना हो गया, इसको ले लो एग्जाम्पल के लिए 500। अब बेटा ये ध्यान रखना, मैंने 5 आइटम दिए हैं, ये आपके पास फॉर्मूले हैं। मुझे ना आप इन फॉर्मूलों से, क्योंकि मैं तो अगली क्लास में डिटेल में करवाऊंगा, मैं चाहता हूं इन फॉर्मूलों से आप मुझे मूल्य वृद्धि निकाल के दे दीजिए। मूल्य वृद्धि बोले तो GVMP निकाल के दे दीजिए। अगर आप GVMP निकाल पाएंगे तो आपको ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे नहीं निकला तो एक क्लास का आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं उत्पाद विधि के न्यूमेरिकल कराऊंगा केवल, फिर उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आय विधि डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट पे आते हैं टॉपिक पे। ये फॉर्मूला हो गया, ये उसका एक क्वेश्चन हो गया जो आपको करना है संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से। और ध्यान रखना, जैसे कीमत इंटू मात्रा करके क्या आ जाएगी, बिक्री आ जाएगी, अंतिम माइनस प्रारंभिक करके क्या आ जाएगा, स्टॉक में परिवर्तन आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे उत्पाद का मूल्य। सब मैं बता दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे भाई, तुम लोग करना इसको।
इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, या इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर कि उत्पाद विधि का प्रयोग करते वक्त हमें किन किन सावधानियों का प्रयोग करना है। जरा ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय की मूल्य वृद्धि शामिल नहीं करते, क्योंकि इससे मूल्य को उनकी राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है जिनमें उनका उत्पादन ना हो। देखिए नॉर्मली क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई वस्तु जो पुरानी है, जिसको सेकंड हैंड बोलते हैं ना हम, खरीद बिक्री हो रही है, तो उसको उस साल में शामिल किया जाता है जिस साल में वो उत्पादित हुई थी, ना कि अगले साल में, तो इसे दोबारा से जोड़ेंगे नहीं। दूसरा बोल रहा है, लेकिन अगर कोई व्यापारी है, व्यापारी मतलब जो पुरानी वस्तु का क्रय विक्रय करता है, जैसे OLX आपने सुना होगा, तो वो उससे क्या कर रहा है, इनकम कमा रहा है पुरानी वस्तु खरीद और बिक्री करके, तो उनके द्वारा कमाया गया इनकम, उनके द्वारा कमाया गया कमीशन पर राष्ट्रीय आय में जोड़ेगा तो उसको शामिल किया जाएगा। तीसरा पॉइंट बोल रहा है यहां पर, मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्य वृद्धि में नहीं करते क्योंकि मध्यवर्ती अंतिम वस्तु में शामिल होती है। करेक्ट, ये कहना चाह रहा है मध्यवर्ती वस्तु की कीमत को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते क्योंकि उनकी जो कीमत होती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। ओके, और मकान मालिक जिस मकान में रह रहे हैं उनका आरोपित किराया, उनका लगभग किराया, लगभग मतलब उन्हें देना तो नहीं पड़ता, लेकिन ये माना जाता है कि उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा जिस घर में वो रह रहे हैं। उसके बाद स्वयं भोग के लिए बनाई गई वस्तुओं को तो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, लेकिन स्वयं भोग के लिए जो सेवा बनाई गई है उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये आपको याद रखना। अच्छा, ये कुछ बच्चे कहेंगे कि सर वस्तु जो स्वयं के लिए बनाई है, मान लो एग्जांपल के लिए मेरा काम बर्गर का है, मैं बर्गर बेचता हूं, तो अगर मैं बर्गर बना रहा हूं तो बर्गर एक वस्तु से मैं देख सकता हूं, तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे जो मैंने अपने खाने के लिए बनाया। लेकिन अगर मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं की सेवा को काउंट नहीं किया जा सकता कि मैंने अपने आप को कितने की सेवा दी। समझ रहे हो, ये एक समस्या है। तो ये वाले पार्ट में इतना ही, जिसमें मैंने उत्पाद विधि का इंट्रोडक्शन दिया, उत्पाद विधि के फॉर्मूले बताए, एक संख्यात्मक उदाहरण दिया और एक क्वेश्चन आपको करने को दिया। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। अगली क्लास में मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो आज वाली क्लास के इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।